नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की नई पहल ग्रीन ज्ञान वीकली में। दरअसल इस पहल में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 वीक में जितने भी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाले हैं उनको, है ना। ये आपकी प्रीलिम्स प्लस इसमें कुछ न्यूज़ ऐसी होंगी जो आपको मेंस में भी काम आएंगी। साथ ही साथ कुछ डेटा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको मेंस में कोट करने के भी काम आ सकती है। तो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगी। और हम ज़्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं होगा, 40 से 45 मिनट का एक वीडियो है ना। 1 घंटे के आसपास कोई वैसे भी नॉर्मली इतना ही बनेगा, पर अगर किसी मंथ में ज़्यादा न्यूज़ आ जाती है, अगर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड, तो अलग बात है, नहीं तो 40-45 मिनट का एक वीडियो होने वाला है अपना, है ना। तो इसमें जैसे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ आया, कुछ नई स्पीसीज मिलती है और कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, तो उनसे रिलेटेड जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, है ना। तो बिना कोई टाइम गंवाए शुरू कर लेते हैं आज का अपना लेक्चर। चलिए जी, सबसे पहले यहाँ पर आज की न्यूज़ आ जाती है। इसमें हमारे यहाँ जो है वो एक नया नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है वो गठित कर दिया गया है। कौन किसने किया है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, इन्होंने अपने यहाँ एक नेशनल बोर्ड बनाया है, नेशनल बोर्ड ऑफ टर्मरिक। देखना, ऐसे बोर्ड जो होते हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्पाइसेस बोर्ड जो है वहाँ से क्वेश्चन आएगा। जो है टोबैको बोर्ड कहाँ है? तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। तो ऐसा आपको याद होना चाहिए। टी बोर्ड कहाँ है? कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? तो ऐसे यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अब अगर आप पढ़ें तो आप ध्यान कहाँ रखेंगे? ये टर्मरिक बोर्ड तो जो देखिए वैसे इकोनॉमी का न्यूज़ है, तो इकोनॉमी की न्यूज़ से हमें मतलब नहीं है। हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या चीज़ है, तो वहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ है तो वही देख लेते हैं। तो अपना जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है उसके बारे में जान लेते हैं, क्या उद्देश्य है इस नेशनल टर्मरिक बोर्ड का। तो ये लीडरशिप प्रोवाइड करेगा टर्मरिक रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे उनमें, है ना। साथ ही साथ जो एफर्ट्स हैं उनको ये ऑगुमेंट करेगा, यानी बढ़ावा देगा उनको। और जो कोऑर्डिनेशन है उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा देगा। ये कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करेगा, कोऑर्डिनेशन को किसमें? जो और स्पाइसेस बोर्ड हैं उनमें, और जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसीज हैं उनके बीच में, है ना, ताकि यहाँ पर टर्मरिक सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट आ सके और ग्रोथ आ सके। तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सब कहाँ है? तो केरला में है। ये सब आपको याद रखना है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ होगा? ये तो आप भूल ही मत जाना बिल्कुल भी। हेडक्वार्टर जो है इसके ऊपर आप ऐसा 3 स्टार लगा लेना, ये है तेलंगाना, निज़ामाबाद में। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? तो नॉर्मली ये आते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में आएगा, क्योंकि टर्मरिक तो एग्रीकल्चर क्रॉप ऐसा करके नहीं। एक जूट बोर्ड है, एक जूट बोर्ड है। वो जूट बोर्ड सिर्फ और सिर्फ आता है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में शायद से। और बाकी सब एक बार क्रॉस चेक फिर भी आप एक बार कर लेना। बाकी सारे जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में ही आते हैं, है ना। कंपोजिशन क्या होगा इसका? तो कंपोजिशन में एक चेयरपर्सन होंगे जो अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और कुछ मेंबर्स भी होंगे। मेंबर्स कहाँ कहाँ से आएंगे? देखो, एक जो आयुष मिनिस्ट्री है अपनी, उसमें से डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है वहाँ से आएगा। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है वहाँ से। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है वहाँ से भी कुछ मेंबर्स जो हैं इसमें आने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर सीनियर स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होने वाले हैं। कितने? तो 3 होंगे। कितने होंगे? 3। 3 होने वाले हैं, और वो रोटेशनल बेसिस पे होंगे, यानी एक कभी एक स्टेट से तो कभी दूसरे स्टेट से, कभी ऐसे जिन जिन स्टेट में टर्मरिक ग्रो होती है उन वाले स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव इसमें होंगे। जैसे आंध्रा है, उड़ीसा है, तो मान लो एक बार आंध्रा से फिर दूसरा उड़ीसा से, ऐसे, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड नेशनल और स्टेट इंस्टीट्यूट होंगे जो इन्वॉल्व होंगे रिसर्च में, वो भी बुलाए जाएंगे ताकि कुछ रिसर्च वगैरह हो तो उनके बारे में वो बताएं। और कहाँ से आएंगे? तो टर्मरिक फार्मर्स और टर्मरिक के एक्सपोर्टर्स जो हैं उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर होंगे। और एक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक सेक्रेटरी जो है वो भी अपॉइंट किया जाएगा यहाँ पर इस बोर्ड में। क्या सिग्निफिकेंस होगी इस बोर्ड की, क्या फ़ायदा होगा? हमने नेशनल टर्मरिक बोर्ड देखना, याद रखना। अभी इस बार 2025 की प्रीलिम्स में टर्मरिक से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, तो इस बार फिर बन सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और पीसीएस वगैरह में भी आपके क्वेश्चन बन सकता है ना। तो आपको टर्मरिक बोर्ड नया नया बना तो याद होना ही चाहिए। तो क्या करेगा ये? तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडक्ट करेगा टर्मरिक प्रोडक्ट्स में, कि और क्या क्या हो सकता है उनमें। साथ ही साथ टर्मरिक रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग की जाएगी, उनकी वैल्यू एडिशन की जाएगी, और टर्मरिक की जो मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी। जो भी जो हम कहें कि उसकी औषधीय गुण जो है हल्दी के, उनके बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। और क्या की जाएगी यहाँ पर? जो हल्दी है उसका उत्पादन बढ़ सके, उसकी ईल्ड बढ़ सके, और लॉजिस्टिक और जो सप्लाई चेन है
है ना, उसमें जो है हम कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को फोस्टर करना, ताकि ट्रेड जो है वो नए नए मार्केट्स में हो पाए। साथ ही साथ यहाँ पर इक्वलिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड भी बनाए रखा जाएगा, ताकि प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट जो है वो एकदम सही बना रहे। देखना क्या होता है कि जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कुछ चीज़ इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री से जाती है तो वो नखरे बहुत दिखाते हैं, जी इसमें तो ये वाला बैक्टीरिया है, इसमें तो ये है। तो हाँ, इसमें सेफ्टी और क्वालिटी का स्टैंडर्ड का भी ध्यान रखा जाएगा कि हाँ A+ क्वालिटी हो, बढ़िया वाली, ताकि वो लोग फालतू में जो ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स जो होते हैं ना वो ना लगा दें, है ना। चलो जी, अब हम टर्मरिक के बारे में जान लेते हैं कि टर्मरिक क्या है, यानी कि हल्दी। अपना देखो हल्दी पीली तो पीले रंग से लिखा जा रहा है। हल्दी है क्या, तो हल्दी एक राइजोम है। राइजोम क्या होता है, एक ऐसा पौधा जिनमें ऐसा देखो स्टेम जो होता है ना वो वापस से ग्रो होकर एक नया प्लांट ग्रो कर लेता है। देखना ये हल्दी है, इसकी ये रूट्स हैं। तो हालांकि ये वाली जो आपको राइजोम दिख रहा है ये रूट रूट नहीं है, ये एक स्टेम है। ये स्टेम जो है आगे चल के ग्रो होता है, फिर यहाँ पर वापस से फिर ऐसा आगे चल के ऐसा ग्रो। तो ये हल्दी, अदरक जो होती है, जिंजर वगैरह, इनमें ऐसा देखा जाता है। तो एक राइजोम है जिसे गोल्डन स्पाइसेस भी कहा जाता है। एक तो क्योंकि गोल्डन, क्योंकि एक तो ये लगता भी पीला पीला है इसलिए, और क्या है, एक तो ये बिकता भी महंगा है इसलिए। क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए इसको उगाने के लिए, तो देखो ये डाइवर्स ट्रॉपिकल कंडीशन में उग सकता है। टेम्परेचर रेंज इसको 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक की चाहिए, इतने में ये आराम से ग्रो कर सकता है। और क्या चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए सर, तो 1500 mm और उससे ज़्यादा अगर रेनफॉल है तो वो इसके लिए अच्छा है। और ये जो वेल ड्रेन सैंडी ऑयल होती है और जो क्ले लोमी सॉइल होती है उसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है। तो ये सारी कंडीशन हो गई इसके ग्रो होने की। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हल्दी की, तो देखो आपको सबको पता ही होगा, दादी नानी की अपनी जो कहानियाँ, दादी नानी के जो नुस्खे उनमें सब में पता ही होता है। देखो इसकी प्रॉपर्टी में है कि टर्मरिक जो है उसको, उसमें एक सब्सटेंस होता है, इंग्रेडिएंट होता है करक्यूमिन। ये याद रखना आपको कि क्या होता है इसमें, करक्यूमिन। करक्यूमिन में एंटीऑक्सीडेंट जो है वो गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है। यानी कहीं पर अगर हम कहें कि सूजन आ जाए तो वहाँ पर काम आता है। एंटीऑक्सीडेंट यानी आपकी एज बढ़ाने में ये काम आता है। एंटीऑक्सीडेंट वही होते हैं, है ना। तो ऐसा, साथ ही साथ जो स्किन रिलेटेड, रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड, जॉइंट्स में कोई आपको प्रॉब्लम है या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी इसकी जो है वो औषधि के जैसे इसको यूज़ किया जा सकता है। आपको तो पता ही है, हमारे यहाँ तो देखो कहीं चोट लगी तो जी हल्दी लगा लो। कहीं पर जैसे हमारे यहाँ कांटा चुभ जाया करता था तो भाई ये पकेगा, तो फिर वहाँ पर क्या होता था कि वो लगा दिया करते थे हल्दी का लेप, है ना। तो ये सब चीज़ें, थक गए हल्दी वाला दूध पी लो, बुखार आने वाला है हल्दी वाला दूध पी लो, ये सब अपने यहाँ तो चलता ही चलता है ना। चलो जी, ये नेचुरल इंडिकेटर भी है, ये चेंज कर लेता है अपना कलर जैसे जैसे किसी जो लैंड में ये ग्रो किया जाता है वहाँ का अगर पीएच बढ़ता है तो पीएच बढ़ता घटता है उसके अकॉर्डिंग ये कलर भी चेंज कर लेता है। तो ये एज ए इंडिकेटर भी हल्दी काम करती है। अब हल्दी का प्रोडक्शन हम देख लेते हैं इंडिया में कि हर में जो अपना टर्मरिक है, टर्मरिक का प्रोडक्शन कितना है। तो टर्मरिक का एरिया जो है वो 3.05 लाख हेक्टेयर जो है, और 30 से ज़्यादा वेराइटीज़, अराउंड 30 वेराइटीज़ जो है अपने यहाँ ग्रो की जाती है इंडिया में। वर्ल्ड का जितना भी टर्मरिक प्रोडक्शन होता है उसका 70% तो इंडिया में होता है। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन और हम कहें कि एक्सपोर्ट कौन करता है, इंडिया ही करता है। ये आपको याद रखना, यहीं से इस बार क्वेश्चन बना था। इंडिया में कौन से स्टेट हैं सर जो ग्रो करते हैं इसमें इसको, तो देखो तेलंगाना यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये मिलकर 63% से ज़्यादा 63.4% के अराउंड जो है ये हल्दी ग्रो कर लेते हैं। प्रोडक्शन जो है इनका हो जाता है। एक्सपोर्ट में पूरे वर्ल्ड में 62% से ज़्यादा तो शेयर इंडिया का ही है, मतलब वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं और प्रोडक्शन भी हम ही करते हैं, है ना। और एक्सपोर्ट हम मैक्सिमम कहाँ करते हैं, तो देखो बांग्लादेश में करते हैं, यूएई में करते हैं, यूएसए, मलेशिया वगैरह में हम एक्सपोर्ट करते हैं। टर्मरिक को हमारे यहाँ जो टर्मरिक है उसको, कुछ टर्मरिक को जीआई टैग भी मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये टैग मिलता है ना। तो ये टैग मिलता है, उससे क्या होता है कि फिर जैसे आगरे के पेठे, जैसे दार्जिलिंग की चाय, है ना, बीकानेरी भुजिया, उससे क्या होता है कि फिर वो फेमस हो जाता है कि हाँ उसका एक ब्रांड बन जाता है कि इस जगह में ये होगा तो इसकी एक सेम सी क्वालिटी होगी, सेम साइज का टेक्सचर होगा ये, ताकि फिर क्या होता है कि ब्रांडिंग हो जाती है और दूसरे लोगों को खरीदना हो तो वो आराम से खरीद लेते हैं ऐसे। चलो जी, तो सर कहाँ कहाँ मिला है जी अटैक, तो देखो एक तो ये सांगली टर्मिक, तो सांगली नाम से, ये सांगली कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट एरोड मंजल, तो एरोड मंजल कहाँ है, एरोड तमिलनाडु में। और मेघालय की एक हल्दी है लकाडोंग टर्मरिक, उससे भी जीआई टैग मिला है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलो जी, ये न्यूज़ हुई। नेक्स्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं यहाँ पर
इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल अलायंस, इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल अलायंस जो है उसने अनाउंस किया है कि 2024 में जो बायोडाइवर्सिटी इन्वेस्टमेंट डेटा है वो 2.5 मिलियन यूएस डॉलर जो है उसको ये रीच कर गया है, जबकि 2023 में ये 1.2 मिलियन डॉलर हुआ करता था। ये इन्वेस्टमेंट इसमें कितना जो है वो पहुंच गया है बायोडाइवर्सिटी डेटा में। चलो जी, इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल है क्या? तो सबसे पहले इसको फाउंड किया गया था 2008 में। किसके कोलैबोरेशन के साथ? 4 ऑर्गेनाइजेशन थे वर्ल्ड लेवल के जिन्होंने कोलैबोरेशन किया था, और ये जो है वो IBAT टूल जो है अलायंस जो है उसे फाउंड किया था। कौन कौन से थे वो? तो देखो यहाँ पर एक बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का नाम सुना होगा आपने, कंजर्वेशन इंटरनेशनल का नाम, ये आपने हॉटस्पॉट का नाम सुना होगा, ब्लूटूथ वाला हॉटस्पॉट नहीं, हॉटस्पॉट होते हैं पूरे वर्ल्ड में 36 हॉटस्पॉट हैं। तो हॉटस्पॉट क्या होता है? जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो, यानी उसमें दो कंडीशन होती है। पहली होती है 1500, कम से कम 1500 जो है वो वस्कुलर प्लांट की स्पीसीज वहाँ हो, और जो एंडेमिक हो। एंडेमिक होने का मतलब क्या है? वहीं पर, और कहीं पर ना हो, वहीं पर हो नेचुरली। दूसरी होती है कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो 70% से ज़्यादा जो है लॉस उसका हो गया हो, ऐसी दो कंडीशन, तो वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। पूरे वर्ल्ड में ऐसे 36 हॉटस्पॉट्स है, और उसमें से 4 तो इंडिया में ही है ना। तो ये एक IUCN 1948 में बन गया था ये। इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे, और अगर आप मुझे कहें तो फिर मैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की एक पूरी पूरी सीरीज चला सकता हूँ, जिसमें हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड आपकी मेंस और प्रीलिम्स में जितनी भी चीज़ें आए उतनी, क्योंकि अभी ऑफलाइन जो मेरी क्लासेस चल रही हैं वहाँ पर एनवायरनमेंट और इकोलॉजी चल रही है, तो मैं आपके लिए भी फिर मैं PPT बनाकर शुरू कर सकता हूँ, अगर आप मुझे कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको ऐसी सीरीज चाहिए तो, है ना। नेक्स्ट एक है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, ये इसका UNEP का ही ये एक सेंटर है, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। तो इन चारों ने मिलकर 2008 में जो है ये बना दिया था, है ना, IBAT टूल। IBAT जो है ये है क्या? तो ये ट्रस्टेड रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड। किसके लिए है? इसमें देखो एक तो सपोर्ट किस किस से लिया जाता है और किस किस को ये सपोर्ट करता है। तो देखो ये सपोर्ट करेगा प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, है ना। ताकि क्या, किस लिए? ताकि इन्फॉर्म्ड बायोडाइवर्सिटी डिसीजन लिए जा सके, है ना। और ये ऐसा कर भी रहा है नियरली 2 डिकेड से। तो देखो 2008 में बनाया था, अभी 2025 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 2 डिकेड तो हो ही गए ना। हाँ, तो उन डिकेड से ये सबको हेल्प करता आ रहा है ताकि इन्फॉर्म्ड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड डिसीजन लिया जा सके, है ना। वर्ल्ड का मोस्ट अथॉरिटेटिव बायोडाइवर्सिटी डेटा प्लेटफॉर्म इसे माना जा सकता है, प्रोवाइडिंग ट्रस्टेड डेटा टू असेस बायोडाइवर्सिटी रिस्क एंड अलाइन विद ग्लोबल फ्रेमवर्क, है ना। तो ये करता क्या सर? हमें सिंपल से बता दो ये करता क्या। तो देखो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो डेटा ये प्रोवाइड करवा देता है। यानी आपने कभी कभी सुना होगा रेड लिस्ट IUCN की, भाई इसके बाद डेटा कहाँ से आता है? ये प्रोवाइड करवा देता है IUCN को डेटा, कि भाई कौन सी स्पीसीज हैं, उस स्पीसीज की कितनी जो संख्या बची है, कितनी खत्म हो गई है, क्या वो डेंजर में है नहीं, ये सब डेटा कौन देता है? ये IBAT टूल जो वो देता है ना। तो ये आपको क्या करता है? डेटा सेट जो प्रोवाइड करवाता है वो काम में आता है यहाँ पर, जिसमें किस किस तो प्रोटेक्टेड एरिया के देते हैं, वर्ल्ड डेटाबेस ऑफ की बायोडाइवर्सिटी एरियाज का डेटा देता है ये, और IUCN जो रेड लिस्ट है उसकी जो थ्रेटन स्पीसीज है उसका डेटा भी कौन देता है? यही देता है। तो जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो, साथ साथ जो की बायोडाइवर्सिटी एरियाज हैं उनका डेटा, और IUCN की जो थ्रेटन लिस्ट होती है उसका डेटा भी कौन देता है? यही देता है। और क्या डेटा सेट देता है ये? तो रेरिटी वेटेड रिचनेस लेयर और स्पीसीज थ्रेटन अबेटमेंट रिसोर्सेज, यानी एक स्टार मैट्रिक्स है, इतना आपको ध्यान में नहीं रखना है फालतू में इतना। तो सर लेके क्यों आए हो इतना? तो फिर देखो कुछ बच्चे PhD करने बैठ जाते हैं कि इसमें और पढ़ा पढ़ो। हो गया आपका, आपका एग्जाम में आएगा तो इसका देखो मेंस में कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, IBAT ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। ये टूल है क्या? तो आप बोलेंगे कि 2008 में तो ये बनाया गया था, 4 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया था। क्या देता है? तो ये डेटा सेट प्रोवाइड करता है। किससे रिलेटेड डेटा देता? तो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हमको डेटा दे देता है। याद ये रखना है कि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसका डेटा भी यही देता है। सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कैम्ब्रिज UK में इसका हेडक्वार्टर है। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रख लेनी है, बाकी बहुत है, इससे ज़्यादा मरने की ज़रूरत नहीं है। और किसी को PhD करनी है तो फिर वो करता रहे शांति से बैठ के, पर उससे ज़्यादा यहाँ पर जो है उसकी PhD की ज़रूरत है नहीं है। चलो नेक्स्ट है हांगकॉन्ग इंटरनेशनल कन्वेंशन। पेन चेंज करते हैं जी। ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। यही ठीक है, ये भी नहीं ठीक है,
हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स केम इनटू फोर्स ऑन जून 26 टू 2025। तो देखो नया ही कोई एक नया कन्वेंशन जो है वो फोर्स में आया है, तो ये आपको याद रखना है, आपकी 2026 की प्रीलिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे कन्वेंशंस के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। देखो इससे पहले साइट्स जो है उससे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुके हैं, इसमें जितने कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन क्वेश्चन पूछ चुकी है, रियो जो कन्वेंशन हुआ था उससे क्वेश्चन पूछ चुकी है, सारे कन्वेंशन से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो नया आया है तो यहाँ से भी आपको याद रखना है। सर ये हांगकांग कन्वेंशन है क्या? एक्चुअली हांगकांग कन्वेंशन है, ये जो शिप्स होती है ना, देखो ये आपको शिप दिख रही है। अब मान लो कि ये शिप कबाड़ बन गई, अब खत्म हो गई, अब इसकी लाइफ, इसको रिटायर करना है, तो अब इसकी सेफ हैंडलिंग कैसे होगी? साथ साथ इसमें जो काम करने वाले वर्कर्स है ना, उनकी भी सेफ्टी का इसमें ध्यान रखा जाएगा, और उसकी सेफ हैंडलिंग कैसे हो जाएगी वो, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हम कह सकते हैं कि हेवी मेटल्स होंगे इस शिप में, तो अगर आप ऐसे ही उसको डिसमेंटल कर देंगे तो फिर वो तो एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। तो उसका सेफ हैंडलिंग हो पाए, इसके लिए जो शिप की रिसाइकलिंग है वो सेफ तरीके से हो पाए, एनवायरमेंटली सेफ तरीके से हो पाए, उसके लिए ये जो है ये कन्वेंशन लाया गया है। ये लाया किसके द्वारा गया है? तो ये डेवलप किया गया है अंडर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये डेवलप किया गया, किसके लिए? टू रेगुलेट द सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ एंड ऑफ लाइफ शिप्स, यानी ऐसी शिप्स जिनकी लाइफ एंड हो गई है, अब उनको रिटायर होना है, उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे जो है अब उनको रिसाइकल करना है, इसके लिए ये है। क्या ऑब्जेक्टिव है? तो मिनिमाइज हेल्थ हैजार्ड्स टू वर्कर्स एंड एनवायरमेंट पोल्यूशन फ्रॉम शिप ब्रेकिंग। तो जो शिप ब्रेकिंग होगी उससे जो एनवायरमेंट, जो वर्कर्स हैं शिप वाले और जो इसको डिसमेंटल करेंगे वो वर्कर्स, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, हेल्थ का, और साथ साथ एनवायरमेंट पोल्यूशन का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैंने बताया है जो हेजार्डस मटेरियल है वो निकलते हैं, जैसे कि एस्बेस्टोस, हेवी मेटल्स और हाइड्रोकार्बन, तो उनका ठीक से वो हैंडलिंग होना जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर सेफ वेस्ट हैंडलिंग और डिस्पोजल भी ध्यान रखा जाएगा कि हैंडलिंग जो है वो सेफ वेस्ट हैंडलिंग और डिस्पोजल है वो भी ठीक तरीके से हो जब शिप को डिसमेंटल किया जाएगा उस वक्त। सर ऐसे डिसमेंटलिंग कहाँ होते हैं? देखो दुनिया के सबसे बड़ा ऐसा डिसमेंटलिंग सेंटर तो इंडिया में ही है ना? इंडिया में सर कहाँ? तो गुजरात में। सर गुजरात में कहाँ? तो आपने यहाँ पर नाम सुना है अलंग सोसिया। अलंग अलंग सोसिया जगह कहाँ से? जो खंबात की खाड़ी है ना, तो खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात के पास में ऐसा है ना, उस गल्फ ऑफ खंबात में है अलंग सोसिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या हो रहा है, जितनी भी बड़ी बड़ी शिप्स हैं दुनिया में मैक्सिमम जो है वो बहुत मतलब वर्ल्ड का बड़ा एक हम कह सकते हैं यहाँ पर ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप डिसमेंटलिंग है भाई। कबाड़ी जब बन जाती है, ये कबाड़ बन जाएगी शिप, तो यहाँ पर आकर डिसमेंटल करके उनको रिसाइकिल किया जाता है, इंडिया में किया जाता है। तो ये आपको याद रखना, कभी आपको लगे कि सर इंडिया में ऐसा कैसा हो सकता है, तो बिल्कुल इंडिया में ऐसा होता है, किसी किसी मूवीज़ में भी आपने ऐसा देखा होगा। साथ साथ और क्या इसके की फीचर्स है, तो ये इन्वेंट्री भी बनाएगा, जो हेजार्डस मटेरियल है उनकी, जो शिप है उनके साथ साथ यहाँ पर शिप रिसाइकलिंग प्लान जो है उसको भी अप्रूव करेगा ये। भाई शिप डिसमेंटल करने से पहले एक प्लान तो देना पड़ेगा कि हम ऐसे ऐसे जो है इसको डिसमेंटल करेंगे वो सब, और रिसाइकलिंग यार्ड जो है वो उसको ये मैंडेट देगा कि कम से 14 दिन के अंदर अंदर जो सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, 14 दिन के अंदर अंदर रिसाइकलिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाना चाहिए रिसाइकलिंग यार्ड्स को। साथ ही साथ ये जो सर्टिफिकेशन और ऑडिट किया जाएगा उसको भी ये रिकॉग्नाइज करेगा। साथ ही साथ इंकरेज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड रिसाइकलिंग यार्ड, तो किसी को अगर रिसाइकलिंग यार्ड एस्टैब्लिश करना है तो वो काम भी यही करेगा, उसको रिकॉग्नाइज भी यही करेगा। 14 दिन के अंदर अंदर रिसाइकलिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाना चाहिए, वो डिसमेंटलिंग करने से पहले एक प्लान देना पड़ेगा, वो सब का सब कौन करेगा? यही करेगा, है ना। चलो जी नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है, एक बड़ी और न्यूज़। चलिए जी, पेन ये ठीक है। न्यूज़ है इंडिया एनर्जी स्टैक के बारे में। न्यूज़ ये थी कि पावर मिनिस्ट्री जो है उसने लॉन्च कर दिया है एक टास्क फोर्स, ताकि इंडिया एनर्जी स्टैक जो है उसे कंसेप्चुलाइज किया जा सके। सर ये इंडिया एनर्जी स्टैक है क्या? तो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी देखेंगे, है ना, तो उनके बारे में देखेंगे। तो ये देखो किस लिए किया गया है, तो सीमलेस, सिक्योर और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन हो सके जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके जनरेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और कंजम्पशन में। उसका जनरेशन कैसा होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, उसका कंजम्पशन कैसा होगा, इसमें सीमलेस
जो है ये हो सके, सिक्योर हो सके और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन हो सके बाकी के सारे जो भी एरियाज है उनमें, उसके लिए डेवलप किया गया है। किसने डेवलप किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डेवलप किया है। सर ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं? तो देखो ये फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनके थ्रू जो है गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है सिटीजन्स को, और सिटीजन फिर गवर्नमेंट से कनेक्ट कर पाते हैं। सर कुछ एग्जाम्पल तो देके बताओ तब तो समझ में आए। जैसे आपने यूपीआई का नाम सुना है? बिल्कुल सर। डिजी लॉकर का नाम सुना है? आधार कार्ड का नाम सुना है? तो ये सब क्या है? ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। जैसे जनधन आधार योजना ये सब चला दी गई है ना, यूपीआई के थ्रू देखो बहुत सारे पैसे जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाता है, ये सब। तो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। चलो जी, क्या ऑब्जेक्टिव होगा इस इंडिया एनर्जी स्टैक का? इंडिया एनर्जी का स्टैक होगा, इसका ऑब्जेक्टिव होगा जो पावर सेक्टर है उस पावर सेक्टर को यहाँ पर हमें क्या करना, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, और एक यूनिफाइड डिजिटल फाउंडेशन जो है वो इसको प्रोवाइड कर देगा। इसके साथ साथ है ना सिक्योर डेटा और शेयरिंग हो सके, साथ ही साथ रियल टाइम एनालिटिक्स भी हो सके, क्योंकि ये डिजिटल चीज़ें हैं तो पता लग जाएगा कि हाँ जी कौन से एरिया में जो है वो पावर की कमी है, कौन से एरिया में कम है ना। जैसे कि मान लो कि दिल्ली में समझो कि पावर की कमी है, और हम कहें कि हम इसमें पता लग जाएगा कि मैसूर जो है, मैसूर में एक्स्ट्रा है। पता लग जाएगा कि दिल्ली में जो आने वाले टाइम पे जो है वो डिमांड इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर गर्मियाँ आएंगी और एसी खूब चलाएंगे लोग, तो इसकी वजह से ये सब इसमें पता लग जाएगा। कंज्यूमर सेंट्रिक सर्विसेज और ग्रिड एफिशिएंसी भी इससे इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर्स को सारी की सारी चीज़ें पता लग जाएगी, प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सब कुछ। साथ ही साथ इंडिया का जो नेट जीरो गोल है कब तक है? 2070 तक, है ना। हमारे जो पंचामृत थे, पंचामृत जो थे उनमें एक था 2070 तक हम नेट जीरो जो है गोल अचीव कर लेंगे। तो नेट जीरो का मतलब क्या है सर? नेट जीरो एमिशन करेंगे हम कार्बन का 2070 तक। सर क्या 2070 के बाद में कार्बन जो है वो हम उत्सर्जन करना बंद कर देंगे, एमिट करना? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब जीरो होने का मतलब ये नहीं कि हम जीरो कार्बन एमिट करेंगे। जीरो होने का मतलब हमें जितना कार्बन हम एमिट करेंगे उतना कार्बन हम सिक्वेस्ट्रेट भी कर देंगे, जैसे पेड़ लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो ये है ना। इसके और क्या फीचर्स है? तो यूनिक आइडेंटिटी आइडेंटिफायर्स यहाँ पर बनाया जाएगा, साथ ही साथ रियल टाइम कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग यहाँ पर हो जाएगी, प्रोग्राम एप्लीकेशन इंटरफेस बन जाएगा, यूटिलिटी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा, यहाँ पर कंज्यूमर एम्पावरमेंट हो जाएगा यहाँ से, है ना, क्योंकि कंज्यूमर को पता लग जाएगा, वो चॉइस उनके पास होगी, कंपेरिजन कर पाएंगे एनर्जी मार्केट से कि हाँ यहाँ से हमें एनर्जी चाहिए, वहाँ से एनर्जी चाहिए, ऐसे। जैसे पॉलिसी बाजार .com है ना, वैसा उसमें पॉलिसीज को कंपेयर कर लेते हैं, वैसे इसमें हो जाएगा। ये सारे इतने सारे आपने इतना ज़्यादा जाके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो सब एग्जाम में आपको, कि ये जो कंज्यूमर्स है उनका एम्पावरमेंट करेगा, ये जो है वो कंसेंट बेस्ड डाटा शेयरिंग होगी, ये सब होगा। तो हाँ ये बड़ी बड़ी बातें है ना। चलो इससे क्या होगा? तो देखो इससे होने वाला ये है कि यहाँ पर रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, ग्रिड रिजिलियंस ये सब बढ़ जाएगा, साथ ही साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, और लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ हम कंपेयर करके जो है वो अब जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट न्यूज आ जाती है, न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डिस्कवर्ड इन 2024। तो देखना एवरी ईयर ऐसा कुछ प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज डिस्कवर की जाती हैं, और वो न्यूज़ में आती हैं और वो ऐड कर दी जाती है हमारे डेटा में कि हाँ ये, तो उसके बारे में ही है। तो करता कौन है? तो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ये करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये करती है ना। तो ये एनुअल रिपोर्ट इसकी आती है ना। यहाँ पर कुछ और स्पीसीज को ऐड किया गया है, और उसमें फाइंडिंग में अगर हम देखें तो दो मेजर यहाँ पर एनुअल फाइंडिंग्स या एनुअल पब्लिकेशंस होते हैं, जिसमें एक होता है एनिमल डिस्कवरी, तो 2025 तो चल रहा है, तो 2024 की जो एनिमल डिस्कवरी है वो जो कौन देता है? एनिमल जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और एक है प्लांट डिस्कवरी 2024 जो किसने दिया है? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, है ना। ये इतना ज़्यादा काम का नहीं है, बस ये याद रखना कि एनिमल डिस्कवरी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, प्लांट डिस्कवरी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओवरऑल कौन कराता है? तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री करवाती है। इसमें जो मेजर एडिशंस हुए हैं देखना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो काम की नहीं है, आपको मैं जो बताऊँ वो काम का यहाँ पर रखना है। याद ही रखना है कि आपको यहाँ पर 683 कुछ स्पीसीज ऐड की गई है, ये नंबर आपको याद नहीं रखना है ना। ये यहाँ पर फोना है, और साथ साथ 459 जो है वो कुछ स्पीसीज और यहाँ पर ऐसे ऐड की गई है। याद आपको सबसे ये रखना है कि केरला में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फोनल डिस्कवरीज की गई है, उसके बाद कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में। तो सबसे ज़्यादा केरला में फोना और फ्लोरा में, तो हम आप मतलब समझते हैं ना, फोना मतलब एनिमल और फ्लोरा मतलब वेजिटेशन, तो ये सबसे ज़्यादा केरला में। तो फोना के भी और फ्लोरा की कहाँ सबसे ज़्यादा मिली है? केरला में सबसे ज़्यादा मिली, आपको याद रखना है ना। चलो जी,
दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना जो है यहाँ पर लोएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो फाउंड की गई है। दिल्ली में कौन छोड़ता है भाई साहब, मार मार के खा गए। चलो नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट एनिमल डिस्कवरीज में कुछ नाम यहाँ पर होंगे, ये कोई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फालतू के इतने सारे। ये तो सर दिया क्यों है, किसी को पीएचडी करनी है तो आप बैठ के आराम से शांति से कर लेना। यहाँ पर न्यू प्लांट स्पीसीज में कुछ देखो, ये आपको ट्रिपोरेंसिस नाम दिया गया है, गेस्टोरा इंडिका कुछ नाम दिया गया है। यहाँ पर एक डिस्कवरी देखो, ये गोपालिनियम, ये इनका नाम जो है उनके बेस पर दिया गया है। गेस्टोडिया सिक्किमेनिसिस, यानी सिक्किम वाले जो एरिया में वो मिली होगी ऐसे, है ना। मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है और काम की है वो यहाँ आ जाती है। आपको क्या देखना है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कब फाउंडेड किया गया था, तो 1890 में। किसने किया था, तो ब्रिटिशर्स ने किया था। भलाओ बेचारों का, ये करके गए। कौन से मिनिस्ट्री में, तो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री में ये आती है। और ये क्या करता है, तो एक्सप्लोरेशन, कंजर्वेशन, असेसमेंट और पब्लिकेशन जो है वो कैरी आउट करता है। किसका, प्लांट बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देखो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। 1890 के अराउंड तो कोलकाता में ही तो थे वो, तो आगे चलकर 1911 में जब दिल्ली दरबार लगता है उसके बाद दिल्ली जो है वो ट्रांसफर होती है, नहीं तो तब तक वही थी। इसके 9 रीजनल सर्कल्स भी हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पर कंट्री में, वो जानने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसा ही है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI। जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आता है। एस्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1916 में एस्टैब्लिश हुआ था, है ना। ये क्या करता है, तो ये सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च करता है किसकी, फॉनल रिसोर्सेज इंडिया की है उनकी। साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, तो कोलकाता में। तो दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेंगे, कोलकाता में। इसके कुछ 16 रीजनल सेंटर्स भी पूरे इंडिया में है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये जरूर आप याद रख लेना। यहाँ पर देखना मेगा डाइवर्सिटी वर्ड यूज होता है। मेगा डाइवर्सिटी क्या है, तो मेगा डाइवर्सिटी ऐसे वाले जो प्लेसेस जहाँ पर एक्सेप्शनल बायोडाइवर्सिटी रिचनेस होती है। किसी कंट्री को मेगा डाइवर्स कंट्री रिकॉग्नाइज करने के लिए वहाँ पर 5000 से ज़्यादा प्लांट की स्पीसीज होनी चाहिए और मरीन इकोसिस्टम होना चाहिए, यानी कोई कंट्री जो है उसकी सी से बॉर्डर लगने चाहिए। तो क्या सर भूटान हो सकता है इसमें, नहीं। तो मेगा डाइवर्स कंट्री डिक्लेयर करने की क्या क्राइटेरिया है, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो 5000 प्लांट स्पीसीज वहाँ पर होनी चाहिए, है ना, एक रिच बायोडाइवर्सिटी हो गई। साथ ही साथ वहाँ पर एक मरीन इकोसिस्टम होना चाहिए जिससे वो बॉर्डर शेयर करता हो। तो ऐसे लैंडलॉक्ड वाले कंट्रीज नहीं हो सकते। इंडिया जो है वो भी एक मेगा बायोडाइवर्स कंट्री है, क्योंकि एक तो यहाँ इंडिया में बहुत सारी स्पीसीज भी हैं, इंडेमिक स्पीसीज हैं, साथ साथ हमारे पास कोस्ट भी हैं। तो 17 मेगा डाइवर्स कंट्री है पूरे वर्ल्ड ग्लोबली, तो उसमें से इंडिया भी एक है। अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्डेड बायोडाइवर्सिटी जो है वो तो इंडिया में ही है। जबकि इंडिया के पास प्लेस जो है कितना है, 2.4% ही है टेरिटरी पूरे वर्ल्ड की, जितनी धरती जमीन है उसका सब सिर्फ और सिर्फ 2.4% है। जबकि अपने यहाँ बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 8% पूरे वर्ल्ड की। ये कुछ स्पीसीज है, 1,05,244 स्पीसीज अपने इंडिया में देखने को मिल जाएगी फोना की। पर ये इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे सेम टू सेम 56,177 जो है वो प्लांट की स्पीसीज अपने यहाँ देखने को मिलती है, जिसमें एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइट्स, फंगाई, एल्गी, सबके सब आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो आ जाती है। रिसेंट स्टडी ने रिवील किया है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, पर्टिकुलरली अमोनियम सल्फेट के बारे में, जो नियरली 1/3 ऑफ इंडियाज PM 2.5 को कंट्रीब्यूट करता है। पर्टिकुलेट मैटर 2.5, पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है, तो ये टाइनी पार्टिकल्स होंगे सॉलिड डस्ट के या सूट के। किसके सर, सॉलिड डस्ट या सूट, इसके ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। तो इनका जो डायमीटर होता है उसके अकॉर्डिंग इसको नाम दे दिया जाता है कितना है। अगर उनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर है तो PM 2.5, 10 है तो PM 10, है ना। अपना CPCB जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये दो को आइडेंटिफाई करता है मेनली जो पोल्यूशन में देखा जाता है, 2.5 और 2.10। और इसमें से ज़्यादा हार्मफुल है 2.5, जो जितना छोटा उतना ज़्यादा हार्मफुल, क्योंकि ये मास्क के अंदर से भी घुस जाएगा, है ना। तो एयर पोल्यूशन की बात, तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, तो केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस या कोई नॉइज हो वो सब उसमें ऐड हो जाए, है ना, अनडिजायरेबल ऐड हो जाए एयर में, तो वो सब के सब क्या माने जाएंगे, वो सब माने जाएंगे एयर पोल्यूशन में, है ना। किससे होता है, ये तो कंबशन की वजह से होता है, व्हीकल से, इंडस्ट्रीज और फायर्स की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। कौन कौन से मेन पोल्यूटेंट हैं, तो देखो PM पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 ओजोन, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह सब माने जाते हैं यहाँ पर, है ना।
60% जो SO2 एमिट होता है इंडिया में वो तो कोल फायर पावर प्लांट से ही निकलता है। ये SO2 याद रखना, आपने कभी कभी नाम सुना होगा एसिड रेन का, तो एसिड रेन में ये SO2 उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। 8%, अगर फिर भी देखो 60% से ज़्यादा SO2 रिलीज कहाँ से हो रहा है, कोल फायर प्लांट से। बट फिर भी जो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम है वो इंस्टॉल नहीं किया गया है मैक्सिमम ऑफ इंडस्ट्रीज में। सिर्फ और सिर्फ 8% जो इंस्टॉल्ड इंडस्ट्रीज है वहां पर ये मैंडेटरी किया गया है ना। चलो जी, देखिए पोल्यूटेंट्स में, अब टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स में देख लें तो एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो वाले पोल्यूटेंट्स जो जिस तरह से जिस फॉर्म में रिलीज हुए हैं एनवायरमेंट में उसी फॉर्म में रहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर हम देखिए CO2 रिलीज हुई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई जैसे कोल फायर प्लांट से, तो ये CO2 ही रहेगी, ये क्या है प्राइमरी पोल्यूटेंट। जैसे कि DDT क्या है, तो ये पेस्टिसाइड है। जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब के सब क्या होंगे, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। बट सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो वाले पोल्यूटेंट होंगे जो कुछ दो या दो से ज़्यादा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स या और डस्ट पार्टिकल्स मिलकर रिएक्शन करते हैं और उसके बाद नया एक पोल्यूटेंट बना लेते हैं जो नेचुरली रिलीज नहीं होता और हम कहें कि उसी फॉर्म में रिलीज नहीं होता है ना। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि ओजोन, ओजोन कौन सी सर, ग्राउंड लेवल जो ओजोन है वो वाली। देखो एक तो स्ट्रेटोस्फियर जो अपना होता है उसमें ओजोन होती है। गाइस एक मिनट माफ करना, हाँ जी। तो हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे सेकेंडरी पोल्यूटेंट और प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से होते हैं, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स या और कुछ जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं उनसे रिएक्ट करके ये बनते हैं। ये जिस तरीके से ये होते हैं वैसे के वैसे रिलीज ये नहीं होते हैं, ये इंटरेक्शन के थ्रू या रिएक्शन के थ्रू ये बनते हैं। जैसे हमने देखा था ग्राउंड लेवल ओजोन जो होती है ना वो, तो ये ग्राउंड लेवल ओजोन देखना ये नॉर्मली होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, पर वहाँ रहेगी तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। यूवी रेज जो होती है उनको, उनसे हमें बचाती है। बट अगर ये ट्रोपोस्फीयर में आ जाए तो फिर ये एक पॉल्यूटेंट का काम करती है। तो ये ओजोन जो है वो बहुत सारे उससे बनता है। तो देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिलकर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, प्लस ये जब मिलेंगे सनलाइट में तब जाके ओजोन बनती है। तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। देखना ये एयर पोल्यूटेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, देखना NOx, VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, लेड, पार्टिकुलेट मैटर, ये सब के सब मिलकर जो है वो हमारे एयर पोल्यूटेंट्स माने जाते हैं, है ना। तो जो अपनी एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स में से इनके इंपॉर्टेंट ये पोल्यूटेंट्स हैं। पार्टिकुलेट मैटर मैंने बता दिया, टाइनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल जो है वो, जैसे कि डस्ट का हो गया, सूट का हो गया। PM10 अगर उसका डायमीटर 10 माइक्रोमीटर है तो, और 2.5 अगर उसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम है तो 2.5 हो गया। तो ये कहाँ से निकलता है, तो ये देखो व्हीकल के एमिशन से, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से और पावर प्लांट से ये निकल जाता है। चलो जी, तो सर ये पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम उठाए गवर्नमेंट ने। बिल्कुल सर, अपने यहाँ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लाया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लाया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर एक एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन बनाया गया है, CAQM अपने यहाँ बनाया गया है ना। और साथ ही साथ अपने यहाँ एक ये सफ़र भी है, सफर है सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च पोर्टल। किसी दिन ये न्यूज़ में आएंगे तब इनके बारे में देंगे, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, नहीं तो आज ही पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर ये पागल हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, ये सब मुद्दे से भटक जाएंगे। तो अभी ये फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम हम पढ़ रहे थे। तो सर ये फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन है क्या, एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड को अलग कर दिया जाता है जो भी फ्लू गैस एमिटेड होती है फॉसिल फ्यूल कंबंसन से। जैसे कि कोल या ऑयल इंडस्ट्री जहाँ पर है, जैसे कोल का जो है वो हम समझते हैं कि थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ से जो गैसेस निकलेंगी उन गैसेस में से जो गैसेस हैं वो फ्लू गैस हैं। उन फ्लू गैसेस से SO2 को हम छांट लेंगे, वो
उसको अलग कर लेंगे ताकि ये एसिड रेन जो होती है ना वो एसिड रॉन वगैरह कॉज नहीं करे, इसलिए काम में आती है फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन सिस्टम। कहाँ से निकलता है? तो ये कोल फायर्ड पावर प्लांट जो है ना वहाँ ये यूज़ मेनली किया जाता है फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन सिस्टम। क्या इसमें लाइमस्टोन, लाइम, अमोनिया ये सब यूज़ करके फिर ये SO2 को अलग कर लिया जाता है। क्या पर्पज़ है? ये कोल कंटेनिंग जो भी सल्फर है उसको, जो कंबशन है उससे रिलीज होता है, उससे बचाया जा सके, है ना। और जो एसिड रेन होती है ना उसको जो ये कॉज करता है उसको बचाया जा सके, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉइल, एक्वेटिक इकोसिस्टम को जो भी क्रॉप्स है उनको जो नुकसान होने वाला है वो उससे बचाया जा सके। ये ड्राइव सोर्बेंट इंजेक्शन वेट, ये देख लेना आप बैठ के शांति से। चलो नेक्स्ट है साइट्स मार्क्स 50 ईयर्स। साइट्स ने अपने 50 साल पूरे कर लिए, है ना। तो सर अभी क्या चल रहा है? 2025। 50 साल कब हुए होंगे? 1975 में। बिल्कुल, तो 1975 में साइट्स जो है ये आ गया था फोर्स में। सर साइट साइट तो बोल रहे हो, क्या साइट्स? किसकी साइट? कौन सी साइट? वेबसाइट? वेबसाइट नहीं, साइट है कन्वेंशन। किसके ऊपर? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। सर समझे नहीं, देखो जो वाइल्ड फोना और फ्लोरा होता है, फोना मतलब जानवर, फ्लोरा मतलब वेजिटेशन, तो इनका ट्रेड होता है। तो इनका ट्रेड जो हो रहा है वो होता रहे, पर वो ट्रेड जो है वहां पर कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है उससे प्रभावित ना हो। उनका ट्रेड नहीं कि भाई आप पेंगोलिन को मार मार के बेच ही दे रहे हो, आपको पता लगे चीता को मार मार के आप बेच ही दे रहे हो, टाइगर को मार मार के आप बेच दे रहे हो, है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मार के बेच दे रहे हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, उसका ट्रेड आपको नहीं करना है, ताकि वो बचा रहे, उसकी स्पीसीज खत्म ना हो। तो एक्चुअली ओरिजिनली इसको कंसीव किया गया था 1963 में, 1963 में। उसके बाद में 1973 में एक और बैठक IUCN की होती है। उस IUCN की बैठक में इसको मेनली जो है इसको IUCN की बैठक में यहाँ पर साइन किया जाता है, प्रपोज किया जाता है। बाद में ये भाई सब लोग साइन करेंगे, फिर रेटिफाई करेंगे, उसके बाद में जो है वो आएगा फोर्स में। तो 2 साल बाद 1975 में ये फोर्स में आ जाता है। याद रखना वॉलंटरी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ये। वॉलंटरी का मतलब यहाँ पर देखना, याद ये उल्टा मत समझ लेना। वॉलंटरी का मतलब है कि जैसे इंडिया है, तो इंडिया के लिए वॉलंटरी है कि वो इसे ज्वाइन करना चाहता है या नहीं। इंडिया ने, मान लो कि इंडिया के ऊपर है, इंडिया ने कहा कि हम ज्वाइन करते हैं। अब इंडिया को ऊपर ये साइट्स जो है ये कन्वेंशन कुछ बाइंडिंग इसके रूल्स होंगे, ये जो सा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। तो वैसे ये बाइंडिंग है, बट ज्वाइन करना यहाँ पर वॉलंटरी है ना, ताकि ये इंटरनेशनल ट्रेड जो है स्पेसिमेंस में वाइल्ड एनिमल और प्लांट्स का वो उनके सर्वाइवल को थ्रेटन नहीं करे, इसके लिए ये माना जाता है ना। इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसके ऊपर एक कंट्रोल करना है, जिसमें चाहे इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, री एक्सपोर्ट हो, है ना, थ्रू एक लाइसेंसिंग सिस्टम, एक लाइसेंसिंग सिस्टम ये बनाएगा, उसके थ्रू करना है कि भैया हम पेंगोलिन इसका ट्रेड कर लें, तो बोलेंगे कि नहीं कर सकते जी, तो भाई नहीं करेंगे। अगर कर लें तो भैया उसका लाइसेंस आपको मिलेगा, तो वो लाइसेंस ले लो, फिर आप कर लो। ऐसे सेक्रेटेरिएट कहाँ है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का सेक्रेटेरिएट कहाँ है? आप कहोगे सर जेनेवा में। नहीं, गलत बात। UNEP का जो है वो आपको देखने को मिलेगा कीनिया में, नैरोबी। बट UNEP का जो ऑफिस है जेनेवा में स्विट्जरलैंड में, वो इसका सेक्रेटरीट का काम करता है। पर UNEP का हेडक्वार्टर अगर पूछे तो नैरोबी कीनिया में है। चलो IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वो इसको साइंटिफिक और टेक्निकल सर्विसेज देता है। जो साइट्स का सेक्रेटेरिएट है उसको। कितने पार्टीज है अभी इसकी? 185 पार्टीज इसकी अभी हैं। इंडिया ने रेटिफाई किया? बिल्कुल रेटिफाई किया, 1976 में ही हमने इसको रेटिफाई कर दिया। ऐसे मामलों में हम बहुत आगे रहते हैं, है ना। और ये 70 का दशक तो वो दशक है जब बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट के बारे में पूरे वर्ल्ड में चर्चाएं चल रही थी। इसी टाइम पे आप देखते हैं, जो आप नीचे देख पा रहे हैं, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये क्यों मनाया जाने लगा? 5 जून को ऐसा क्या हुआ था और कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। क्यों हुआ था? ये सब हम जानेंगे जब हम एनवायरनमेंट की सीरीज देखेंगे, या किसी दिन कोई न्यूज़ आएगी तब। साइट एक लीगली बाइंडिंग है एग्रीमेंट है, याद रखना। साइट एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है, जो भी पार्टीज उसको साइन करते हैं। अगर इंडिया ने साइन किया तो अब वो वाली बातें माननी पड़ेगी इंडिया को। पर याद रखना लीगली बाइंडिंग है, बट ये नेशनल लॉज की जगह नहीं लेता है। मान लो कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, तो उसके जगह ये नहीं लेगा, बस उसे कॉम्प्लीमेंट करता है, ये उसकी जगह नहीं लेता है। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन
बनता है, तो डोमेस्टिक लॉज जो है उनकी जगह ये नहीं लेता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है ना। क्या इंडिया में सर इस कभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग हुई है? बिल्कुल। कब हुई है सर? 1981 में, है ना। साइट का जो डेटाबेस है, ट्रेड का डेटाबेस है, वो मैनेज किया जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, साथ ही साथ वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर जो है ना यूएनईपी का उसके ऑन बिहाफ ऑफ साइट सेक्रेटेरिएट। तो साइट सेक्रेटेरिएट के बिहाफ पे ट्रेड डेटाबेस कौन देखता है? तो यूएनईपी का वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर जो है वो इसको देखता है। साइट्स के कुछ की इनिशिएटिव है वो आपको याद रखना। क्या इनिशिएटिव? एक तो माइक, ये तो याद ही रख लेना, आपको ट्रिपल स्टार लगा लेना। माइक क्या है? मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग्स ऑफ एलिफेंट्स। ये कॉप 10 जब हुआ था 1997 में, वहाँ पर इसको लाया गया था, इस प्रोग्राम को, माइक प्रोग्राम। ऐसे ही और प्रोग्राम भी यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कॉम्बेटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, ये सब भी चल रहा है। तो ये माइक तो आपको याद ही रख लेना है। कौन से एलिफेंट्स? तो सारे अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट्स हैं, कम से कम वो तो। चलो जी, साइट जो है ये कन्वेंशन, इस कन्वेंशन की 3 अपेंडिक्स भी हैं। इन 3 अपेंडिक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को और प्लांट और एनिमल्स का नाम रखा जाता है। फर्स्ट अपेंडिक्स में वो वाले एनिमल्स और प्लांट्स का नाम रखा जाता है जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, यानी जिनके ऊपर खतरा है एक्सटिंक्ट होने का। उनको हंट करने की या उनको ट्रेड करने की परमिशन नहीं दी जाती। बट याद रखना, एक्सेप्शन है। कभी क्वेश्चन बनेगी, अगर ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट बने कि किसी भी कंडीशन में नहीं दी जा सकती, गलत। एक्सेप्शनल केसेस में परमिशन दी जाती है ट्रेड की, जैसे कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी हो उसके लिए, है ना। सेकंड अपेंडिक्स है, उसमें वो वाले स्पीसीज को रखा जाएगा जो जिन पे खतरा तो नहीं है कि वो एकदम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, बट कम से कम उनके ट्रेड को कंट्रोल करना जरूरी है ताकि वो बचे रहे, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि वो एकदम खत्म होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, नहीं, बट उनकी जनसंख्या कमी है, पॉपुलेशन कमी है, तो हाल फिलहाल में उनको रोकना जरूरी है ना। तो वो स्पीसीज नॉट नेसेसरीली थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, बट फिर भी उनके ट्रेड को कंट्रोल करना है। फिर अपेंडिक्स 3 में आता है कि मान लो कोई एक कंट्री है, जैसे इंडिया है, इंडिया कह दे कि जो हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना साहब, इसको आप डाल लो इसमें, है ना, क्योंकि ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये माइग्रेटरी बर्ड है ना। ऐसे एक लेसर फ्लेरिकन भी होता है वो, तो ये बेचारा कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में चला जाता है। तो ये जैसलमेर वाला एरिया है, राजस्थान वाला, उस एरिया में रहता है। हालांकि गुजरात में भी, आंध्र प्रदेश में भी रहता है, एमपी में भी रहता है, पर उस एरिया में ज़्यादा। राजस्थान का तो स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावंड जिसे कहते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम्स इसके लिए चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जो है बोल दिया कि जो लाइन आप लेके जा रहे हो वहाँ से बिजली की तारें, उनको बोला कि अंडरग्राउंड करो, नहीं हटाओ यहाँ से, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बेचारे टकरा के मर जाए। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, सोच के देखो। और ये पाकिस्तान वाले मार मार के खा जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा बर्ड है, मांस निकलेगा अच्छा खासा। और फिर ये एक और काम करते हैं, खुद तो मारते ही हैं ये उधर जो शेख लोग होते हैं उनको फोन करते हैं, हबीबी किधर होती, इधर को आती पाकिस्तान को, क्या करती, हंटिंग करती इधर, और पैसा लेके आती हैं आते वक्त। तो वो पैसा लेके आएंगे, ये हंटिंग उनको करने देंगे। तो इंडिया बोलेगा इनको बोलो कि इस वाले को नहीं मारने का, है ना। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसमें डाल देंगे इस साइड में, तो किसी एक कंट्री में एक कंट्री के कहने पर अगर कोई स्पीसीज को डालना है तो वो अपेंडिक्स 3 में डालेगा। उसके बाद में उसको भी मारना खत्म करना पड़ेगा, और बाकी कंट्रीज को उसका ट्रेड भी खत्म करना पड़ेगा। ये जो है वो अपेंडिक्स 3। सर कुछ नाम तो बता दो कौन कौन से हैं इनमें। तो देखो अपेंडिक्स 1 में हम देखें तो आपको देखना को मिल जाएगा एशियाटिक लायन, सी टर्टल्स, गोरिल्लाज, लेडी स्लीपर और ऑर्किड जो होते हैं वो, जाइंट पांडास देखने को मिल जाएगा, अमेरिकन जिनसिंग मिल जाएगा। और अपेंडिक्स 2 में मिल जाएगा आपको अमेरिकन एलिगेटर, पेडल फिश, महोगनी, कोरल्स, अमेरिकन जिनसन फिश, इसके कुछ पॉपुलेशन, लाइन्स, मैप टर्टल्स, वोल्ड्रसेस। अपेंडिक्स 3 में तो बता दो सर, हनी बैजर्स, कैप स्टैग बीटल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे तो आपको पता है, कुछ मैं बता देता हूँ जो आपको नहीं पता। देखो ये है हनी बैजर, इसकी ही क्यों लेके आऊँ, बाकी की क्यों नहीं लेके आऊँ। देखो ये दुनिया का सबसे फियरलेस जानवर है, ये अपने से बड़े जानवर से भी लड़ जाता है, किसी से नहीं डरता है, जहरीले सांप बिच्छू सबसे लड़ जाता है ये, है ना। ये आपको दिख रहा होगा बड़े से टस्क वाला, हाथी नहीं है, सील भी नहीं है, वोल्रस है। ये कहाँ मिलता है? तो ये नॉर्थ पोल के अराउंड मिलता है। ये आपको दिख रहा होगा गोलू मोलू पांडा, ग्रेट पांडा, है ना। चलो जी नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सी फ्लड। एक यूनिफाइड इनंडेशन फोरकास्टिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है किसने?
जल शक्ति मिनिस्टर जो है उन्होंने। ये सी फ्लड क्या है, तो सी फ्लड जो है ये हमें बता देगा। आप समझो कि ये ऑनलाइन ऐसी एक सिस्टम हमने बना दिया जिसमें फ्लड के बारे में बता देंगे कि फ्लड जो है वो कब आएगा, कितने दिन पहले, सर 2 दिन पहले बता देगा। 2 दिन पहले बता दिया जाएगा कि उस एरिया में फ्लड आने वाली है ना। तो ये विलेज लेवल पे भी बता सकता है कि इस विलेज में 2 दिन बाद में जो है फ्लड आने वाली है। और इंडिया में देखें तो इंडिया तो वैसे ही फ्लड प्रोन एरियाज में आता है। इंडिया का 40 मिलियन हेक्टेयर यानी कि ऑलमोस्ट 12% इंडिया का टोटल एरिया है वो फ्लड प्रोन एरियाज में आता है। जैसे गंगा, जैसे कि यमुना, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, इन रिवर्स के पास में जो एरिया है इनकी बेसिन में, वो अपने यहाँ जो है वो फ्लड प्रोन एरियाज में आता है। तो हमें तो चाहिए फिर ऐसा सिस्टम, क्योंकि रातों रात जो है वो गांव के गांव डूब जाते हैं। तो 2 दिन पहले बता दे तो कम से कम जो है वहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है और जो लोग हैं वो सतर्क हो सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम अपना काम कर सकती है, उनको बचाया जा सकता है, कुछ इंतजाम किए जा सकते हैं, है ना। तो 2 दिन पहले, तो ये आपको याद क्या रखना है, सी फ्लड के बाद में आपको 2 दिन भी याद रखना है कि 2 दिन पहले प्रोवाइड करा देगा। 2D आपको हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग और सिमुलेशन फ्लड सिनेरियोज के बारे में आपको दे देगा पूरा का पूरा, है ना। किसने डेवलप किया है, तो ये डेवलप किया है सीडैक पुणे ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे। साथ ही साथ सेंट्रल वाटर कमीशन भी मिला है इसमें। तो सेंट्रल वाटर कमीशन तो नोडल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जैसे काम करता है। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है उसने भी इसमें साथ दिया है। साथ ही साथ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है उसने भी कोलैबोरेट किया है इस सी फ्लड को बनाने में, है ना। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर इसका एग्जीक्यूशन होगा। सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है, तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लॉन्च किया गया था 2015 में। किसके लिए, ताकि वर्ल्ड क्लास की सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज डेवलप कर पाए हम भी, है ना। किसने लॉन्च किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। प्रेजेंट में अभी जो अपना सी फ्लड है वो कौन सी रिवर्स को कवर करेगा, तो मेनली अभी फिलहाल के लिए 3 रिवर्स को ये कवर करेगा। उनके एरिया में जो फ्लड आएगी उनको ये बता देगा 2 दिन पहले। कौन सी सर, महानदी, गोदावरी, तापी रिवर के बारे में, है ना। चलो जी, हाँ जी, तो हो गया ये एपिसोड 1 ग्रीन ज्ञान वीकली का। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद गणु।